रीटा ने इस बात में सर हिलाया और सालिहा की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे बाहर से तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी तो मादाम के साथ रीटा भी चौंक पड़ी। उसी लम्हे दूसरी लड़की अंदर दाखिल हुई। ये वही लड़की थी जो मादाम को बुलाने गई थी। मार्सी क्यों आई हो? मादाम ने उसकी तरफ मुड़ते हुए गुस्से से कहा। मादाम HQ से कॉल आ रही है। आने वाली लड़की मार्सी ने मुदबाना लहजे में कहा तो मादाम बेइख्तियार चौंक पड़ी। ओह ठीक है रीटा, भी रुक जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आकर इसे अपनी आंखों के सामने इंजेक्शन लगवाऊंगी, मादाम ने कहा तो रीटा ने इस बात में सर हिलाकर पीछे हट गई। मादाम मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुम दोनों भी बाहर जाओ और जाकर केटी को बुला कर लाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है, मादाम ने कहा तो इन दोनों ने इस बात में सर हिलाया। फिर वो दोनों भी मादाम के पीछे चलती हुई कमरे से निकलती चली गईं। रीटा ने इंजेक्शन पर कैप चढ़ाकर उसे अपनी जेब में रख लिया था। सालिहा इस बात से मुतमईन हो गई थी कि मादाम रेड उसे किसी भी किस्म का इंजेक्शन नहीं लगा सकी थी और वो इससे ये जान नहीं सकी थी कि उसका ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से है। अगर अचानक मादाम रेड की HQ यानी हेडक्वार्टर से कॉल ना आ जाती तो वो ना जाने इस पर किस कदर तशद्दुद करती और इस B8 इंजेक्शन लगने के बाद इसका क्या हशर होता। मगर अल्लाह ताला ने उसे एक मौका मुहैया कर दिया था जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी। उसने अपने जिस्म को आगे की तरफ झुकाया और घुटनों के बल ज़मीन पर आ गई। फिर उसके हाथ अकब में बंधे हुए तेज़ी से हरकत में आए और वो दोनों हाथों को आगे पीछे करती हुई रगड़ने लगी। वो रस्सियों को इस अंदाज में झटके दे रही थी कि रस्सी की गिरफ्त नरम हो जाए। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। मुसलसल झटके लगने से रस्सी कदरे ढीले हो गई। सालिहा ने अपनी कोशिशें और तेज कर दी थी। फिर थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद वो अपना एक हाथ रस्सियों से निकालने में कामयाब हो गई। उसने दोनों हाथ सीधे किए और दूसरे हाथ की रस्सियां उतार कर एक तरफ फेंक दी और फिर जल्दी जल्दी अपने पैरों की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। रस्सियों से आज़ाद होकर वो खड़ी हो गई। उसने चंद लम्हे अपने जिस्म को हिलाया जुलाया ताकि बंदिशों की वजह से उसके खून की रवानी में जो चुस्ती पैदा हो गई थी वो बहाल हो सके। जब वो चाको चौबंद हो गई तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ी जिसे जाते जाते कैट्स बंद कर गई थी। सालिहा ने दरवाजे को झटके से खोलना चाहा मगर दरवाजा बाहर से लॉक था। दरवाजा फौलादी था। सालिहा गौर से दरवाजे का जायजा लेने लगी। उसने कुछ सोचकर अपने लिबास की खुफिया जेब में हाथ डाला। फिर उसकी आंखों में बेइख्तियार चमक आ गई। रेड कैट्स ने शायद उसकी बैरूनी जेबों की तलाशी ली थी। खुफिया जेब तक उनके हाथ नहीं पहुंचे थे। सालिहा ने खुफिया जेब से एक छोटा सा बटन निकाला। ये सियाह रंग का बेहद छोटा सा बटन था। सालिहा ने इस बटन को 2 उंगलियों से प्रेस किया तो अचानक इसका रंग हल्का सुर्ख हो गया। सालिहा ने जल्दी से इस बटन को दरवाजे के की होल पर रखा। फिर नाखून की हल्की सी जरब लगाकर उसे की होल में धकेल दिया। चंद लम्हों बाद लॉक से हल्का सा धुआं निकला। फिर लॉक सुर्ख होकर किसी मोम की तरह पिघलने लगा। थोड़ी ही देर में सारा लॉक पिघल गया तो सालिहा आगे बढ़ी। उसने दरवाजे को धकेला तो इस बार वो आसानी से खुल गया। सालिहा ने नहायत आस्तगी से दरवाजा खोला और दरवाजे से सर निकालकर बाहर देखने लगी। बाहर एक तवील राहदारी थी जो खाली थी। राहदारी के इख्तिताम पर एक बरामदा सा बना हुआ था। सालिहा कदमों की आवाज निकाले बगैर तेजी से इस बरामदे की तरफ बढ़ने लगी। फिर जैसे ही वो बरामदे तक पहुंची अचानक दाएं तरफ से इसके पहलू में किसी की जोरदार किक लगी और सालिहा झटका खाकर उछली और फर्श पर गिरते चली गई। वो गिरते ही पलटी तो उसे रीटा दिखाई दी। इससे पहले कि सालिहा कुछ समझती रीटा ने अचानक उस पर छलांग लगा दी और सालिहा पर छाती चली गई। सालिहा ने जैसे ही रीटा को खुद पर आते देखा उसकी टांगें यकलहत सिकुड़ी और दूसरे लम्हे उसने रीटा को दोनों पैरों से ऊपर उछाल दिया। उसे उछालते ही वो तेजी से उठ खड़ी हुई। रीटा जो गिर गई थी उसे उठते देखकर वो घराती हुई उठी। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती, रीटा ने घराते हुए कहा। तुम मुझे रोकोगी? सालिहा ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। हाँ, रीटा ने घरा कर कहा। फिर उसने अचानक उछलकर और नहायत तेजी से सालिहा पर फिर हमला कर दिया। उसने सालिहा के करीब आते ही अपने जिस्म को घुमाया और सालिहा की गर्दन पकड़कर उसे जोर से आगे की तरफ धकेल दिया। सालिहा को एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे उसकी गर्दन किसी आहनी शिकंजे में आ गई हो। उसके जहन में यकलहत चूंटियां सी रेंग गईं। उसने झटका मारकर रीटा की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। रीटा ने गप से दोनों हाथों से इसकी गर्दन पकड़ ली थी और सालिहा को बेइख्तियार अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। फिर जान बचाने के इसरारी अमल के तहत उसने सर को पीछे की तरफ झटका दिया तो उसका सर पीछे खड़ी रीटा की नाक से टकरा गया। रीटा के हलक से दबी दबी चीख निकली। वो सालिहा की गर्दन छोड़कर लड़खड़ा कर जैसे ही पीछे हटी सालिहा यकलहत उछली। फिर उसकी घूमती हुई लात पूरी कुव्वत से रीटा के कांधे पर पड़ी। रीटा उछली और दाएं तरफ जा गिरी मगर गिरते ही उसने सालिहा की टांगों पर जोर से अपनी लात मार दी। सालिहा उछली और धप से नीचे आ गिरी। रीटा ने तड़प कर सालिहा की गर्दन पर खड़ी हथेली का वार करना चाहा मगर सालिहा बिजली की सी तेजी से करवट बदल गई। रीटा की खड़ी हथेली जमीन पर पड़ी तो उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हो गए। उसी लम्हे सालिहा ने अपने जिस्म को तेजी से घुमाया। फिर उसका पैर पूरी कुव्वत से रीटा की कनपट्टी पर पड़ा। रीटा के हलक से एक जोरदार चीख निकली। उसने इसरारी तौर पर हाथ बढ़ाकर सालिहा का
पकड़ना चाहा मगर सालिहा ने उसकी कनपट्टी पर एक और वार कर दिया। रीटा का जिस्म एक लम्हे के लिए फड़का, फिर उसके हाथ पैर सीधे होते चले गए। रीटा को बेहोश होते देखकर सालिहा उठी, फिर तेजी से बरामदे में भागती चली गई। सामने एक बड़ा सा फाटक था। सालिहा बर्क रफ्तारी से फाटक की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक तरतराहट की आवाज के साथ कई गोलियां उसके करीब से गुजरती चली गईं। शायद बरामदे में पहले से ही कोई कैट मौजूद थी जिसने उसे भागते देख लिया था और उस पर फायरिंग कर दी थी। वहीं रुक जाओ वरना गोलियों से भून दूंगी, सालिहा ने एक कड़कती हुई आवाज सुनी। मगर सालिहा ने भागते भागते अचानक एक ऊंची छलांग लगाई। उसके दोनों हाथ फाटक के ऊपरी हिस्से पर आ गए। एक बार फिर फायरिंग हुई मगर उस वक्त सालिहा ने कलाबाजी खाई और उसका जिस्म कलाबाजी खाकर फाटक के दूसरी तरफ आ गया। दूसरी तरफ आते ही सालिहा ने हाथ छोड़ दिए और वो यकलहत बाहर आ गिरी। अंदर से फायरिंग और फिर भागते कदमों की आवाज सुनकर सालिहा तड़प कर उठी और सड़क के दाएं तरफ भागती चली गई। बाहर हादसा अंधेरा था, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वो बेतहाशा भाग रही थी। अभी वो थोड़ी ही दूर गई होगी कि अचानक इमारत का गेट खुला और उसमें से एक कार निकल आई। कार में दो कैट्स मौजूद थीं, जिनमें से एक ड्राइविंग सीट पर थी। अंधेरे में उन्होंने सालिहा को सड़क पर दूर भागते देखा तो उन्होंने कार मोड़ी। फिर सालिहा के पीछे कार तेजी से दौड़ाने लगी। कार की हेडलाइट्स ऑन थीं। जैसे ही सालिहा पर कार की लाइट पड़ी, सालिहा ने यकलहत दाएं तरफ छलांग लगाई और एक रहायशी इमारत की दीवार की तरफ आकर दूसरी गली में आ गई और बेतहाशा भागने लगी। इधर कार बर्क रफ्तारी से उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। सालिहा एक और पतली सी गली में मुड़ी और भागने लगी। फिर वो जैसे ही गली के इख्तिताम पर आई, अचानक वो कार इस गली के किनारे पर आ रुकी और फिर फिजा मशीन गन की तरतराहट से गूंज उठी। गाड़ी में एक कैटी मौजूद थी। उसने सालिहा पर नजर पड़ते ही इस पर फायरिंग कर दी थी, लेकिन सालिहा फौरन दाएं तरफ गोता लगा गई थी और एक कोठी के पिलर की आड़ में आ गई। पिलर की आड़ में आने की वजह से वो गोलियों की बौछार से बच गई थी। फिर उसने फायरिंग के रुकने और कार के दरवाजे खुलने की आवाजें सुनी तो सालिहा समझ गई कि कैट्स उसके पास आने वाली हैं। वो मुसल्ला थी, जबकि सालिहा के पास कोई असलहा नहीं था। इसीलिए सालिहा के जहन में आंधियां सी चलने लगी थी। अगर वो पिलर की आड़ से निकलती तो कैट्स फौरन उस पर फायरिंग कर देती। अगर वो इसी जगह रहती तो कैट्स उसके सर पर आ पहुंचती। सालिहा बुरी तरह फंस चुकी थी। उसने इस तरारी नजरों से इधर उधर देखा मगर उसे वहां कोई जगह दिखाई ना दी जहां वो छुपकर उनसे अपनी जान बचा सकती। उसे कैट्स के कदमों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वो बड़ी एहतियात के साथ इस तरफ आ रही थी। गली में हादसा अंधेरा था। सालिहा ने कुछ सोचकर दीवार के साथ लगकर पीछे खिसकना शुरू कर दिया। पिलर से बाहर आते ही उसे दूर कैट्स खड़ी नजर आ गई। उन दोनों के हाथों में मशीन गनें थी। सालिहा चूंकि अंधेरे में थी इसीलिए वो इसे नहीं देख पा रही थी। सालिहा दीवार के साथ चिपकती हुई कोठी की दूसरी दीवार की तरफ आ गई। दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से पलटी और उसने तेजी से कदमों की आवाजें निकाले बगैर भागना शुरू कर दिया। आगे जाकर वो बाएं तरफ मुड़ी मगर जैसे ही उसे कोई ख्याल आया वो पलटी और उसने दाएं तरफ भागना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में वो एक दूसरी गली से निकलकर इस सड़क पर आ गई जहां कैट्स की कार खड़ी थी। सालिहा तेजी से कार की तरफ बढ़ी। वो झुके झुके अंदाज में जल्दी हुई कार के पास आ गई। उसने कार की आड़ से गली में झांका मगर अंधेरे की वजह से उसे कैट्स दिखाई ना दी। वो शायद उसकी तलाश में काफी आगे चली गई थी। कार का इंजन स्टार्ट था और उसकी हेडलाइट्स भी जल रही थी। वो दोनों शायद जल्दी में कार से निकली थी। उन्होंने न लाइट्स ऑफ की थी और न कार का इंजन बंद किया था। ये सालिहा के लिए बहुत अच्छा मौका था। उसने फौरन दूसरी तरफ का दरवाजा बड़ी एहतियात से खोला। फिर वो कार में रेंग गई। उसी लम्हे उसे गली में भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। शायद उन्हें ख्याल आ गया था कि कहीं सालिहा दूसरी गली से घूमकर उनकी कार की तरफ ना आ जाए, मगर उन्हें कुछ देर बाद ख्याल आया था। सालिहा कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी थी। फिर उसने क्लच दबाकर गियर लगाया और जोर से एक्सीलेटर पर दबाव डाल दिया। दूसरे लम्हे कार यूं उछली जैसे अभी उड़कर किसी जहाज की तरह फिजा में बुलंद हो जाएगी। उसी लम्हे गली से तेज फायरिंग की आवाजें सुनाई दी मगर इतनी देर में सालिहा कार लेकर गली के सिरे से हट चुकी थी। सालिहा ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए कार को संभाला। फिर उसकी कार तेजी से सड़क पर दौड़ती चली गई। फिर रास्ता देखती हुई वो तेजी से इस इलाके से बाहर निकल गई। अब वो मुतमईन थी कैट्स उसके ताकुब में नहीं आ सकती थी। ये सालिहा की खुशकिस्मती थी कि वो अपनी ही मौत के मुंह से निकल आई थी। मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए उसने एक चौक पर कार रोकी। फिर कार से निकल आई। उसने कार का नंबर नोट किया। फिर पैदल चलती हुई एक गली में दाखिल हो गई। 2-3 गलियां घूमकर वो दूसरी सड़क पर आई। इस तरफ ट्रैफिक आ जा रही थी। सालिहा ने सड़क के किनारे एक टैक्सी खड़ी देखी तो वो तेजी से इस टैक्सी की तरफ बढ़ गई। फिर वो टैक्सी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यस मिस, ड्राइवर ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वेस्टर्न कॉलोनी, सालिहा ने कहा तो ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया और टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सालिहा ने मुख्तलिफ जगहों पर 2 टैक्सियां बदली। फिर वो अपने फ्लैट में आ गई। फ्लैट में आकर उसने सुकून का सांस लिया। फिर वो ड्राइंग रूम के सोफे पर यूं धम से बैठ गई जैसे वो बुरी तरह से थक गई हो। चंद लम्हे वो बैठी हालात और वाकयात पर गौर करती रही। वो रेड कैट्स के आरती हेडक्वार्टर से निकल आई थी। उसने वो इमारत भी देख ही ली थी और क्योंकि उसने मादाम रेड को भी देख लिया था इसीलिए उसने सोचा कि उसे फौरन चीफ को रिपोर्ट दे देनी चाहिए। वैसे भी वो जूलिया के बारे में जानने के लिए बेकरार हो गई थी कि उसके साथ क्या हुआ था, उसे फौरी तिब्बी इमदाद भी मिली थी या नहीं। ये सोचकर वो उठी फिर एक कमरे में आ गई।
اس نے میز پر پڑا ہوا فون اٹھایا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ فون اس نے گود میں رکھا اور چیف کے نمبر پریس کرنے لگی۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے X2 کی مخصوص کراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ صالحہ بول رہی ہوں چیف، صالحہ نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ کہاں سے بول رہی ہو تم؟ دوسری طرف سے X2 کی آواز سنائی دی۔ میں اپنے فلیٹ میں ہوں چیف، صالحہ نے کہا۔ فلیٹ سے؟ او تو تم ریڈ کیٹس کی گرفت سے نکل آئی ہو، ویل ڈن صالحہ، دوسری طرف سے X2 نے کہا تو اس کی بہادری پر صالحہ حیران رہ گئی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ X2 ابھی اصل حالات سے بے خبر ہوگا، زیادہ سے زیادہ جولیا نے ان ریڈ کیٹس کے بارے میں بتایا ہوگا، مگر X2 نے اسے ریڈ کیٹس کی گرفت سے نکلنے کی جب بات کی تھی وہ واقعی حیران کن تھی۔ اسے کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ریڈ کیٹس کی گرفت میں تھی؟ یس چیف، میں ان کی گرفت سے نکل آئی ہوں، مگر صالحہ نے کہا تم یہ شاید جاننا چاہتی ہو کہ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ تم ریڈ کیٹس کے قبضے میں تھی، دوسری طرف سے X2 نے کہا تو صالحہ اور زیادہ حیران رہ گئی کیونکہ X2 نے واقعی اس کے دل کی بات جان لی تھی۔ یس سر، صالحہ نے کہا۔ تم جس کار میں ریڈ کیٹس کے تعاقب میں گئی تھی وہ کار شمالی پہاڑیوں کے پاس عمران کو مل گئی تھی۔ وہاں ایسے آثار موجود تھے جیسے کسی نے تم پر حملہ کیا ہو، جس سے عمران نے اندازہ لگا دیا کہ ریڈ کیٹس نے تمہیں بے ہوش کر کے اغوا کر لیا ہے، اور ریڈ کیٹس کے بارے میں مجھے جولیا نے بتا دیا تھا کہ تم انہی کے تعاقب میں گئی تھی، دوسری طرف سے X2 نے کہا تو صالحہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ او اب مس جولیا کیسی ہیں چیف؟ صالحہ نے پوچھا۔ پولیس نے اسے زخمی حالت میں ایک قریبی ہسپتال میں پہنچا دیا تھا، جہاں سے میں نے اسے فوراً فاروقی ہسپتال میں ٹرانسفر کرا دیا تھا۔ اس کی حالت اب کافی بہتر ہے، بروقت طبی امداد ملنے سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ پھر ہوش میں آ کر اس نے مجھے کال کر کے تمام تفصیلات بتا دی تھی۔ تھینک گاڈ، میں مس جولیا کی وجہ سے بے حد پریشان تھی، صالحہ نے کہا۔ پھر اس نے X2 کو خود پر بیتنے والے تمام حالات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ ریڈ کیٹس کی رہائش کا، اس کار کا نمبر بھی اس نے X2 کو بتا دیا جس پہ وہ اپنی جان بچا کر آئی تھی۔ اوکے اب تم آرام کرو، مجھے جب تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں کال کر لوں گا، اور سنو اب تم بغیر میک اپ کے باہر نہیں نکلو گی، X2 نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس چیف، صالحہ نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے X2 نے کہا۔ پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ صالحہ نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ عمران نے کار گرین کلب کی پارکنگ میں روکی اور کار کا انجن بند کر کے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے کار سے نکلتے دیکھ کر سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے بھی دروازہ کھولا اور وہ بھی کار سے نکل آیا۔ پھر وہ دونوں پارکنگ سے باہر جانے والے راستے کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ عمران نے دیہی فارم میں جن بدماشوں کو ہلاک کیا تھا اس کے بارے میں فلیٹ میں آ کر عمران نے فوراً ٹائیگر سے رابطہ کیا تھا اور اسے ان بدماشوں کے حلیے بتا کر ان کے بارے میں پوچھا تو ٹائیگر نے فوراً ان سے ایک بدماش کو شناخت کر لیا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا تھا کہ اس بدماش کا نام رابرٹ تھا اور اس کا تعلق ماسٹر گروپ سے تھا جسے وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ عمران نے ٹائیگر سے ماسٹر گروپ کے بارے میں تفصیلات پوچھی تو ٹائیگر نے اسے ماسٹر ڈوشر، اس کے کلب اور اس کے گروپس کے بارے میں تفصیلات بتا دیں۔ عمران نے ٹائیگر کو اپنے فلیٹ میں بلایا، پھر وہ فلیٹ سے باہر سڑک پر آ گیا۔ اس نے چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کر رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹائیگر اپنی کار میں وہاں پہنچ گیا تو عمران نے اسے دوسری سیٹ پر جانے کا کہا۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ٹائیگر کے چہرے پر بھی میک اپ تھا۔ عمران کار مختلف سڑکوں پر دوڑاتا ہوا تھوڑی ہی دیر میں گرین کلب پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا، کلب کا ہال ہچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہاں کوئی شریف آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہال میں شراب اور منشیات کی ملی جلی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عمران سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں ایک طاقتور اور لہیم شہیم بدماش آدمی کھڑا تیزی سے جام بھر بھر کر سپلائی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کرختگی تھی، اس کے دائیں گال پر پرانے زخم کا گہرا نشان تھا۔ اس نے سبز رنگ کی بنیان پہن رکھی تھی۔ اس نے عمران کی طرف اچڑتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر جام بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ ڈوشر کہاں ہے؟ عمران نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ کون ڈوشر؟ یہاں کوئی ڈوشر نہیں ہے، اس بدماش کاؤنٹر مین نے منہ ٹیڑھا کر کے بیزاری سے کہا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ ڈوشر کہاں ہے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں یکلہت سرخ ہو گئی تھی جسے عمران کا انداز اور لہجہ اسے پسند نہ آیا ہو۔ میں نے کہا نا کہ یہاں کوئی ڈوشر نہیں ہے، بدماش کاؤنٹر مین نے جواباً گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ بتاؤ جلدی بتاؤ کہاں ہے ڈوشر؟ عمران نے اور زیادہ غضبناک لہجے میں کہا، ساتھ اس نے زور سے کاؤنٹر پر مکہ مارا کہ کاؤنٹر پر پڑے کئی جام چھلک گئے۔ تمہاری یہ جرت کہ تم گریٹ ڈامبو سے اس انداز میں بات کرو، اس بدماش نے غضبناک لہجے میں کہا، ساتھ نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شراب کی بوتل عمران کی طرف کھینچ ماری جسے عمران نے فوراً ہی ہوا میں دبوچ لیا اور بوتل اس نے بدماش کے پیچھے ریک میں موجود شراب کی بوتلوں پر اس زور سے پھینکی کہ ریک میں پڑی ہوئی کئی بوتلیں ٹوٹ گئیں اور کئی بوتلیں ریک سے نکل کر نیچے گر پڑیں۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ ڈوشر کہاں ہے، ورنہ تم سمیت تمہارے اس سارے کلب کو میں آگ لگا دوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، جبکہ عمران کی اس حرکت پر کاؤنٹر مین ڈامبو کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں سے نکلنے لگی تھیں۔ عمران کی زوردار آواز سن کر ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ چونک چونک کر اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی بتاتا ہوں کہ ڈوشر کہاں ہے، ڈامبو نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے جیسے وہ عمران کی گردن دبوچنا چاہتا ہو۔
मगर उसी लम्हे इमरान ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर की तरफ झटका दिया तो डाम्बो का लहीम शहीम जिस्म ऊपर उठा और धम से काउंटर पर आ गिरा। उसी लम्हे इमरान के हाथ बिजली किसी तेजी से हरकत में आए और डाम्बो काउंटर पर फिसलता हुआ ग्लास और बोतलें तोड़ता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। इमरान बर्क रफ्तारी से गिरे हुए डाम्बो की तरफ लपका, उसकी टांग हरकत में आई और डाम्बो जो उठने की कोशिश कर रहा था। इमरान की टांग मुंह पर खाकर बुरी तरह से चीखता हुआ दोबारा गिर गया। हॉल में जो शोर और कहकहे गूंज रहे थे, डाम्बू की चीख सुनकर यकलहत दम तोड़ गए और वो पलट पलट कर उसकी तरफ देखने लगे। डाम्बू सर झटकता हुआ उठा, उसका चेहरा गुस्से और नफरत से यकलहत स्याह हो गया था। उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां सी उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। तुमने ग्रेट डाम्बू पर हाथ उठाया है, अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारी भयानक मौत अब मेरे हाथों ही होगी, ग्रेट डाम्बू के हाथों से, डाम्बू ने धारते हुए लहजे में कहा। और फिर किसी वहशी सांड की तरह नाक से शू शू की आवाज़ें निकालता हुआ वो इमरान की तरफ आया। उसने सर झुकाकर इमरान के सीने पर टक्कर मारने की कोशिश की, मगर इमरान का जिस्म जरा सा हरकत में आया। उसने डाम्बू के दाएं तरफ आकर उसके पहलू में मुक्का मारा और साथ ही उसकी टांगों पर टांग मारकर उसे एक बार फिर नीचे गिरा दिया। डाम्बू जमीन पर गिरते ही उछला। उसने इमरान की टांगें पकड़नी चाहिए, मगर इमरान ने उछलकर दोनों टांगें जोड़कर उसके सर पर मार दी और डाम्बू घूमकर चीखता हुआ नीचे गिरा। इससे पहले कि वो उठता, इमरान उस पर किसी भूखे कांप की तरह झपटा। वो एक लम्हे के लिए झुका, फिर ताकतवर और भारी भरकम डाम्बू उसके हाथों पर उठता चला गया। इमरान ने उसे उठाकर सर से बुलंद करते हुए अपने जिस्म को घुमाया और उसे पूरी कुव्वत से घुमाकर फर्श पर पटक दिया। काउंटरमैन डाम्बू की कमर फर्श से टकराई और उसके हलक से जोरदार और दर्दनाक चीख निकली। उसने एक बार फिर उठने की कोशिश की, मगर इमरान ने जोरदार ठोकरें उसके सर पर रसीद कर दी, जिसके नतीजे में डाम्बू के हाथ पैर सीधे होते चले गए। उसी लम्हे हाल में मौजूद कई बदमाश उठकर तेजी से इमरान की तरफ बढ़े, मगर अचानक टाइगर ने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया। वहीं रुक जाओ वरना तुम सबको भून कर रख दूंगा, टाइगर ने धारते हुए कहा। तो बदमाश उसकी धाड़ सुनकर और उसके हाथों में मशीन पिस्टल देखकर वहीं रुक गए और इन दोनों को होनहार नजरों से घूरने लगे। इमरान आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर एक बदमाश की गर्दन पकड़ी और झटके से उछालकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि वो उठता, इमरान ने उसकी गर्दन पर अपना बूट रख दिया। दूसरे लम्हे उसने बूट घुमाया तो बदमाश की हलक से हरहराहट की आवाजें निकलने लगीं और वह पूरी तरह से तड़पने लगा, जैसे उसे किसी आरे से चीरा जा रहा हो। बताओ कहाँ है डॉशर, वरना मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा, इमरान ने बूट पर दबाव बढ़ाते हुए कहा। मम मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, इस बदमाश ने बुरी तरह से तड़पते हुए कहा। उसी लम्हे इमरान ने बूट घुमाया तो बदमाश एक लम्हे के लिए जोर से फड़का, फिर साकत हो गया। उसे साकत होते देखकर वहां मौजूद बदमाश इमरान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। बताओ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ डोशर कहाँ है, वरना तुम सब कभी ऐसा ही हशर करूंगा, इमरान ने बदमाशों से मुहातिब होकर कहा। तो वो परेशानी के आलम में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन हो तुम और मेरे बारे में पूछकर क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहे हो नौजवान, अचानक दाएं कोने से एक धारती हुई आवाज सुनाई दी। इमरान ने घूमकर देखा, वहां एक और लहीमो शहीम और खौफनाक शक्ल वाला आदमी खड़ा था, जिसके सर गंजा था। उसके चेहरे पर बेशुमार जख्मों के निशानात थे और उसकी आंखें यूं सुर्ख हो रही थी जैसे उसमें खून ही खून भरा हो। इमरान उसकी तरफ बढ़ा, फिर उसके सामने जाकर रुक गया। तुम हो डोशर, इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सर्द लहजे में कहा। हाँ मैं हूँ मास्टर डोशर, तुम कौन हो और तुम्हें इस तरह मेरे क्लब में आने की जरूरत कैसे हुई, मास्टर डोशर ने उसी तरह धारते हुए कहा। दूसरे लम्हे हॉल थप्पड़ की जोरदार और तेज आवाज से गूंज उठा। इमरान ने जोरदार थप्पड़ मास्टर डोशर के मुंह पर रसीद कर दिया था, जिससे मास्टर डोशर का मुंह दूसरी तरफ घूम गया था। इमरान को इस तरह मास्टर डोशर को थप्पड़ मारते देखकर सारे हॉल को यकलहत जैसे सांप सूंघ गया हो। मेजों के गिर्द बैठे हुए अफराद एक झटके से उठ खड़े हुए थे और वो आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान और मास्टर डोशर को देखने लगे। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात करे, इमरान ने कराते हुए कहा। मास्टर डोशर का रंग स्याह पड़ गया था, उसकी आंखें और ज्यादा सुर्ख हो गई थीं और उसके होंठ नफरत और गुस्से से बुरी तरह से फड़फड़ाने लगे थे। हाल में मौजूद कई अफराद की आंखों में इमरान के लिए हमदर्दी के तासुरात उभर आए थे। जैसे इमरान ने मास्टर डोशर को थप्पड़ मारकर अपनी मौत यकीनी बना ली हो। वो मास्टर डोशर की तबीयत से बखूबी वाकिफ था, जो अपने सामने ऊंची आवाज में बात करने वाले को भी एक लम्हे में गोली मार देता था, और इमरान ने तो उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। क्या नाम है तुम्हारा, मास्टर डोशर ने इमरान को आगो गलती नजरों से देखते हुए कहा। इमरान का हाथ घुमा और हाल एक बार फिर जोरदार थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। इमरान ने इस बार उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा था। फिर वही बात, मैंने कहा ना कि मैं किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी आवाज़ धीमी करो और फिर पूछो कि मैं कौन हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। उसके दूसरे थप्पड़ ने जैसे मास्टर डोशर के तन बदन में आग सी भर दी थी। उसका चेहरा गुस्से, नफरत और अपने ही क्लब में अपने बदमाशों के सामने इस तौहीन पर बुरी तरह से बिगड़ गया था और उसकी आंखों से अब शरारे से निकलना शुरू हो गए थे।
تم نے ماسٹر ڈوشر پر ہاتھ اٹھا کر اتنا بڑا جرم کیا ہے نوجوان، جس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اب یہاں سے تمہاری اور تمہارے ساتھی کی لاش ہی باہر جائے گی، اور وہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں۔ ماسٹر ڈوشر نے زہریلے لہجے میں کہا، پھر اس نے جملہ ختم کرتے ہی اچھل کر یکلہت عمران پر حملہ کر دیا۔ اس نے برق رفتاری سے عمران کی طرف بڑھ کر عمران کو اپنے پھیلے ہوئے بازوں میں دبوچنے کی کوشش کی، مگر عمران نے ٹانگ اٹھا کر اس زور سے اس کی پیٹ پہ ماری کہ ماسٹر ڈوشر تیزی سے الٹے قدموں پیچھے گیا اور دیوار سے ٹکرا گیا۔ پھر دیوار سے ٹکراتے ہی وہ اچانک کسی فٹ بال کی طرح اچھلا اور اڑتا ہوا عمران کی طرف آیا۔ عمران نے اسے دونوں ہاتھوں پر روکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو گردش دی اور ماسٹر ڈوشر کو گھما کر پوری قوت سے کاؤنٹر پر پھینک دیا۔ ماسٹر ڈوشر کی کمر زور سے کاؤنٹر سے ٹکرائی اور وہ کاؤنٹر پر گھسٹتا ہوا کاؤنٹر کی دوسری طرف جا گرا۔ ڈریگن اگر ان میں سے کوئی حرکت کرے تو اسے بے شک گولی مار دینا۔ میں ماسٹر ڈوشر سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے باتیں کرتے ہوئے میں کسی کی مداخلت ہرگز پسند نہیں کروں گا، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر اونچی اور گھراتی ہوئی آواز میں کہا۔